हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन आपकी दिनचर्या से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये बात आज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी किया। और डब्ल्यूएचओ का मानना है कि दुनिया के अंदर 1 अरब से अधिक लोग मानसिक विकार के शिकार हैं। यानी वो ऐसे किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं जिसका संबंध मस्तिष्क से है, माइंड से है। अब देखिए, एक तो बात समझिए कि थोड़ा सा हम इसको लेकर सिगमंड फ्राइड की तरफ जाएं। तो सिगमंड फ्राइड ने दो बातें कही हैं। एक लाइफ इंस्टिंक्ट और एक डेथ इंस्टिंक्ट की उन्होंने बात की। इसको हम लोग लाइफ और डेथ को पॉजिटिव और निगेटिव से समझते हैं। ये लाइफ है, ये डेथ है। इसमें उन्होंने ऐसे व्यवहार व्यवहार के बारे में बात किए हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, जो हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। अब ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट है जिसमें पॉजिटिव बातें आती हैं, जैसे किसी को क्षमा कर देना, किसी के ऊपर दया करना, सच बोलना, सच को एक्सेप्ट करना, प्रैक्टिकल होना, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। लेकिन जो निगेटिव मस्तिष्क के लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों की क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे। वो भी पॉजिटिव आलोचना नहीं करेंगे, निगेटिव आलोचना करेंगे। जैसे निंदा हम कर सकते हैं कि निंदा करने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने व्यवहार से अपने लाइफ को हार्ड बनाते हैं। जबकि पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो लाइफ इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, उनका जीवन आसान बनता है। तो आज जो हमारा विषय है, हम इसी विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। और देखिए, एक और भी बात है कि प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वो निगेटिविटी में अपना जीवन जी रहा है या पॉजिटिविटी के साथ अपना जीवन जी रहा है। ये टॉपिक हमको बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हो और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये जो मानसिक स्वास्थ्य संकट का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हर स्टूडेंट को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसे ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह के मानसिक विकार का शिकार है। और यदि लगता है कि वो किसी प्रकार के मानसिक विकार का शिकार है तो उसे उसे दूर करने के लिए तमाम प्रयास करने चाहिए जो पॉसिबल हैं। इसीलिए आप लोगों को हमेशा कहा जाता है कि आप योगा करिए। दैनिक जीवन में बदलाव के लिए योगा जरूरी है, क्योंकि योगा से हमारे अंदर पॉजिटिव इंस्टिंक्ट का डेवलपमेंट होता है। हमारा मस्तिष्क सकारात्मक होता है। राइट, समय से उठना, समय से खाना, समय से बैठना, समय से सोना, अच्छे लोगों की संगत में आना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे देश में तो ये कहा ही गया है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। और निगेटिव लोगों के बीच आप रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी निगेटिव होगा। पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी पॉजिटिव होगा। तो ये बातें सब हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक मानसिक स्वास्थ्य पर रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग मानसिक विकार से क्या है, प्रभावित हैं। इन्होंने दो रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के मूल बात यही है कि दुनिया में 1 अरब से, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग मानसिक विकार के क्या हैं। अभी आप मोटा मोटी, अब ये कितने लोगों पर सर्वे हुआ, क्या हुआ, उस आधार पर बातें कही गई। लेकिन हम मोटा मोटी सर्वे कर ले, जहां तक हम भारत के बारे में जानते हैं, जैसे केवल यूपी और बिहार को ही आप जोड़ लीजिए, तो यूपी और बिहार के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 80% पॉपुलेशन क्या है, ये मेंटली डिसऑर्डर के शिकार है किसी न किसी प्रकार के। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, पड़ोसी ने घर बनवा रहा है। अब पड़ोसी का घर देखकर उसका जो बगल का पड़ोसी है उसको परेशानी हो गई। अब इस आदमी ने सोच रहा है कि भैया ये कैसे होगा कि इसका घर बनेगा। तुरंत ये जा रहा है और इसको रोकने का काम कर रहा है। राइट, यहाँ पर विवाद कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। अब बात यहाँ एक टुकड़ी जमीन का नहीं है। बात यह है कि ये बात इसको अच्छी नहीं लगी कि इसका मकान बन रहा है, तो ये विवाद करेगा। तो ये जो है, ये इंस्टिक्ट। तो ये बातें हमको क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान देनी है कि ऐसे लोग आपके भी आसपास रहते होंगे। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते होंगे,
ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ में किसी को किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोग जिनको हमेशा निगेटिव ख्याल दिन भर उसके दिमाग में केवल निगेटिव ख्याल ही आती हैं। वो कहीं बैठते हैं तो कोई सकारात्मक चर्चा न करके केवल बुराई और गंदी चर्चाएं करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज ये बताती हैं कि ये आदमी जो है क्या है। एक वो ये भी दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब इसकी पति पत्नी है, अब इसमें ये पुरुष पति है, इसको हमेशा दूसरी महिलाएं अच्छी लगती हैं। ये भी एक तरह का क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है। ये भी एक प्रकार का है जिसमें आपको अपना फैमिली अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे अच्छे लगेंगे, दूसरे को देखकर जलन भी होगी, तमाम तरह की इस तरह की बातें हैं। तो इसको समझना है और इससे दूर करना है, और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो और पॉजिटिविटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप डेली योगा करिए, जिससे आपके दैनिक जीवन में क्या हो, बदलाव आए। 2021 का एक आंकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया कि 2021 में वैश्विक जनसंख्या का 14% मानसिक विकारों से लोग ग्रसित रहे। यानी कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि टोटल पॉपुलेशन का, यानी 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो लोग हैं वो किसी न किसी क्या है, मेंटल डिसऑर्डर का क्या है, शिकार है। राइट। हम एक और वीडियो इस पर बनाएंगे कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, इसके क्या क्या लक्षण है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी का हम सेशन 2 बनाएंगे और सेशन 2 में पूरे उस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और ये विषय हमको बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट से तो रिलेटेड नहीं है, करेंट का एक टॉपिक था, लेकिन हमने इसलिए उठाया ताकि हर स्टूडेंट ये जान सके। और उसको सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसका मेंटल हेल्थ कैसा है। यदि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन डिफरेंट सेगमेंट या फील्ड। कुछ भी हो, आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका मानसिक यदि लेवल अच्छा नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। 2021 के आंकड़े के अनुसार दुनिया के लगभग 14% आबादी मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को, अच्छा एक बात ये भी होता है कि जो मानसिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे मान लीजिए इनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमें समझना है कि ये विषय है क्या, इसकी समझ होनी चाहिए। फिर हमें उसके समाधान पर क्या करना चाहिए, समाधान पर विचार करना है। अब विचार के कई विकल्प आ सकते हैं, A B C D, और जो उत्तम विकल्प है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। इस तरह के जो लोग होते हैं ये यहां से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। क्या होंगे, इस प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे। ये भी एक तरह का मानसिक विकार का लक्षण है। तो समस्या के हल तक नहीं जाएंगे, उलझ जाएंगे, झगड़ा पे आ जाएंगे, विवाद पर आ जाएंगे, एग्रेशन दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको देते हैं, जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति का एक लक्षण ये है कि गाली उसकी जुबान पे रहती है, जैसे लगता है कि वो जब पैदा हुआ उसके शरीर में खून नहीं, उसके शरीर में गाली बहता है, और वो गाली उसकी जुबान पर 24 घंटा चलता रहता है। अब ये व्यक्ति का यदि स्वार्थ किसी व्यक्ति से है, लाभ है, तो उसके सामने ये कुत्ता बन जाएगा। क्या होगा, उसके सामने ये कुत्ता बन जाएगा, दुम हिलाना शुरू कर देगा। और स्वार्थ नहीं है तो उसके सामने वो क्या हो जाएगा, हिंसक बन जाएगा। बात बात में विवाद करना, हिंसा करना, लूट पड़े वहां टूट पड़े, मार पड़े वहां भाग चले, बड़ी बड़ी बातें करना, लोगों को भ्रमित कराना। DM SP DIG IG सब उसके पॉकेट में रहते हैं। मंत्री संतरी कमिश्नर कमिश्नर सब कुछ समझता नहीं है। मुख्यमंत्री सांस भी लेते हैं तो उससे पूछ कर लेते हैं। ऐसा एक माहौल बनाता है। और यही माहौल नहीं, कम से कम गांव में 10 महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध होगा उसका। तो ऐसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे, ये यही व्यक्ति मानसिक क्या होता है, यही मानसिक विकार का क्या है, लक्षण है। क्या है, मानसिक। यानी कुल मिला जुलाकर ऐसे व्यक्ति धूर्त भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, चरित्रहीन भी होते हैं। ये मानसिक विकार के कारण ही आता है। ये निगेटिव माइंड के लोगों के ये प्रमुख लक्षण है। अब आते हैं आगे। सबसे आम विकार क्या है, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन। अब इसके जो टोटल मेंटल डिसऑर्डर के केसेस आए हैं, है ना, उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के सबसे अधिक केसेस हमारे सामने आते हैं।
लगभग टोटल मेंटल डिसऑर्डर के जो शिकार हैं उसमें 2/3 लोग इन दो बीमारियों से ग्रसित है, या तो एंजाइटी से ग्रसित है, और एंजाइटी में सबसे ज्यादा महिलाओं को एंजाइटी होता है। डिप्रेशन अवसाद में होते हैं। अब हम बात इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे अधिक पाए जाने वाले विकार एंजाइटी और अवसाद हैं। ठीक, जो कुल मामलों के 2/3 से ज्यादा इसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। यानी कि जो जितने मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं उसमें 2/3 लोग एंजाइटी और अवसाद डिसऑर्डर एक तरह से उससे ग्रसित हैं। अब एक सब यहाँ पर बात की गई है कि पुरुषों में किस किस तरह की बातें, लैंगिक असमानता पर भी चर्चा करेंगे। पुरुषों में कुछ अलग तरह के मानसिक विकार होते हैं, महिलाओं में कुछ अलग, कुछ दोनों में कॉमन्स भी होते हैं। महिलाओं में सबसे अधिक जो मानसिक विकार होता है डियर एस्पिरेंट, वो होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर। पुरुषों में सब्सटेंस एब्यूज, सुसाइड रिस्क, यानी कि पुरुष सुसाइड ज्यादा करते हैं। यानी कि बाद में जब कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले सब गलतियां कर लेंगे, जब जीवन मैदान में फंस जाएगा, वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, तो एक ही उपाय है भैया, आत्महत्या कर लो, सारी समस्या का एक ही साथ समाधान करना। इसको भी एक उदाहरण के थ्रू हम समझाते हैं। एक लड़का मान लीजिए है ए, क्या है, ए। अब ए की जो संगत है वो सब 2 नंबर वाले लोगों का संगत है। अब ए का मान लीजिए कि बी दोस्त है। अब बी क्या है कि बी पूरा भौकाल बनाता है कि आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सब इसके पॉकेट में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। यानी कि वो सुबह जब उठता है तो पीएमओ से फोन आता है कि भैया पीएमओ में आज क्या क्या होगा, प्रधानमंत्री जी आज शौचालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप गैस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, वो बताएगा, तभी प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे। ऐसा भौकाली आदमी है, जो फुल्ली निगेटिव आदमी है, फुल्ली कैरेक्टरलेस है, फुल्ली एक तरह से देखा जाए तो मतलब आदमी के रूप में एनिमल है। राइट, यानी उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब ये ए जो है वो बी के प्रभाव में है। इसे लगता है, यानी बी का प्रभाव ए के ऊपर है। ए को लगता है कि बी जो है, जो कहेगा, मतलब हम जो भी समस्या होगा उस सब का समाधान बी के पास है। ठीक है, एक बात तो संगत से गुणावत है, संगत से गुणजात। दूसरी बात, सी और डी है कुछ लोग। अब सी और डी मान लीजिए बहुत पैसे वाले लोग हैं। अब नैतिक अनैतिक चाहे जैसे भी, उन्होंने खूब पैसे कमाए। अब इसको लगता है कि हम भी भौकाल दिखाएंगे। एक मान लीजिए ई आदमी है, अब ई आदमी इसका शत्रु है, दुश्मन है, इसको अपना ये प्रतिद्वंदी मानता है। इस इन दोनों रिच लोगों को वो अपना संबंधी मानता है। अब ए जो है ई को डैमेज करने के लिए और सी और डी को खुश करने के लिए कई ऐसी एक्टिविटी लेकर आता है जो उसे कर्ज में डुबो देता है। राइट, अब इस कर्ज का प्रभाव, कर्ज को चुकाने के लिए अब कई बार बहाबही में जमीन भी बेचता है, प्रॉपर्टी भी बेच रहा है, लोन भी, अननेसेसरी लोन ले रहा है। ये ना कि चलिए एक लोन लिया, घाटा हुआ, वहीं स्टॉप कर जाए, फिर उस घाटे को निपटने की कोशिश करें ना। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरे प्रॉब्लम में फंसता गया। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कोई भी व्यक्ति इसको सही सलाह देने वाला नहीं था। रिजल्ट क्या हमने देखा? रिजल्ट बहुत भयावह आया। अब जिस समस्याओं में फंसा, वित्तीय समस्याओं में, उससे निपटने के लिए इसने क्राइम करना शुरू कर दिया, अपराध। और अपराध में ये पकड़ लिया जाता है। और फिर ये क्या करता है कि ये अब जब फंस जाता है तो इसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। एटलीस्ट फाइनली यह आत्महत्या कर लेता है। और पूरा परिवार एक तरह से क्या होता है, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। क्या? पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में ये जरूरी होता है कि हम सिचुएशंस को समझें। और ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो इस तरह की समस्याओं से क्या हैं, ग्रसित हैं। तो ये जरूरी है कि ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उसको मेंटल ट्रीटमेंट दिया जाए। और यदि आपके संबंध में भी ऐसी बातें कुछ घूम रही हैं या चल रही हैं, तो तुरंत आपको किसी साइकेट्रिक से संपर्क करना चाहिए, अपना इलाज करना चाहिए। और धीरे धीरे आप उस एंजाइटी से या डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आप एक फिर सामान्य जीवन जी सकते हैं।
तो ये जो लोग होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जो निगेटिव लोग हैं, ये बिल्कुल सामान्य नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सामान्य से क्या होते हैं, अलग हटकर व्यवहार करते हैं। अब वो व्यवहार जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो व्यवहार क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक। महिलाओं में अवसाद और एंजाइटी अधिक पाई जाती है, वहीं पुरुषों में नशे की लत और आत्महत्या इसमें ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए एक बात यहाँ पर आई कि ये महिलाओं में भी, भारत में जैसे महिलाओं में एंजाइटी के सबसे पीछे बड़े रीजन क्या है। भारत में महिलाओं के एंजाइटी के सबसे बड़े जो कारण है या डिप्रेशन का जो कारण है, वो उनका रिलेशन है और फैमिली एंड सोशल बैकग्राउंड जो है वो उसके पीछे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। राइट। क्योंकि महिलाओं की तुलना, जब भी महिलाओं के बारे में बात की जाती है तो हमारे समाज में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया। राइट। अब ये माना जाता है कि किसी महिला की शादी कितने रिच घर में हो गई, अब उसको कितना सोसाइटी में ये दिखाना है कि हम कितने रिच हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा इनके पीछे, इसके पीछे रीजन है। तो हमारे देश में जो शादी ब्याह होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, एक उदाहरण है, मुंशी प्रेमचंद की एक किताब है, गबन, आपने पढ़ा होगा। अब गबन में क्या है कि एक स्त्री है, उसको बचपन से बताया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी, बहुत तुम्हारे पास गहने आएंगे, ये होगा वो होगा। वो अपने दिमाग में बचपन से एक ख्याल बनाई रहती है कि उसकी शादी में गहने उसको आएंगे। अब रिजल्ट क्या है, शादी में गहने उसको नहीं आए। फिर यहां से ये चली गई आगे, कहानी बढ़ती है। इसका जो पति है वो एक क्लर्क है, उसकी आय कम है, लेकिन वो पति पर प्रेशर बनाती है कि नहीं हमें गहने बनवाओ, गहने बनवाओ, गहने बनवाओ। एक दिन पति क्या करता है, दफ्तर में गबन करता है। राइट। और गबन के आरोप में फिर पकड़े जाते हैं। फिर वही गहना बेचकर उनको छुड़ाया जाता है। कहानी लंबी है, उसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि हमारे पीछे जो रीजन है वो ज्यादा, हमारा एक बैकग्राउंड है। दूसरी चीज, महिलाओं को आपने कभी, जैसे एक और फैक्टर्स बता दे रहे हैं हम उदाहरण, किसी भी स्त्री को आप, जैसे शादी विवाह होता है उसको घर में नौकर के रूप में समझा जाता है, यानी घर में एक नौकर काम करने वाली आ गई, बाई। राइट। अब महिला को चाहिए स्वतंत्रता, महिला को चाहिए शिक्षा, महिला को चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज। ये किसी भी बात पर आप ध्यान नहीं देते, इसकी हर बात को, यानी उसके व्यक्तिगत फ्रीडम को, व्यक्तिगत सुख को इग्नोर किया जाता है। और फैमिली के प्रति उसकी जिम्मेदारी के लिए उसको बार बार प्रेशर बनाया जाता है, जिससे कोई महिला डिप्रेशन में चली जाती है। और हमारे देश में आप जाएंगे तो हमारे देश में विशेषकर यूपी और भारत, यूपी में और बिहार में 90% से लेकर 95% जो 25 से लेकर 35-40 साल की बहुएं हैं, वो किसी न किसी प्रकार से मानसिक रूप से डिप्रेशन या एंजाइटी की शिकार हैं। ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं। तो हमारे समाज में एक और उदाहरण से हम लेते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन या एंजाइटी के और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। केवल एक आध दो ऐसे घरेलू उदाहरणों से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है, दोनों परिवार मिलकर कम से कम शादी में जितना खर्च हो सकते हैं उतना खर्च करते हैं, और शादी में दिखावे के चक्कर में दोनों परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। फिर उस कर्ज से निपटने में उनको करीब 10 वर्ष तक लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो दिखावे का स्ट्रक्चर है, गलत काम करके आगे बढ़ने का स्ट्रक्चर है, दूसरों के इकोनॉमिक स्टेटस या पॉलिटिकल सोशल स्टेटस को देखकर अपने को हीन समझने की एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की ओर लेकर जाने का काम करती हैं। इसलिए सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए एक सकारात्मक जीवन का होना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। और हमेशा उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसी समस्याएं हैं। पुरुषों में जो, जितना पुरुष आपको नशेड़ी दिखेगा, नशे के लत में, वो समझिए कि वो नशा उसके लिए जो आदत बनी है वो उसके डिप्रेशन के कारण ही बनी है। ठीक। जितने पुरुष सुसाइड करते हैं, उस सुसाइड के पीछे क्या है, उसका एक बेसिक रीजन है उनका डिप्रेशन या निगेटिव मेंटल एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर के वो शिकार हैं, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। एक और उदाहरण हम आपको दे देते हैं, एक यूथ का। एक यूथ जो अपने युवावस्था में, बाल्यावस्था में पढ़ने में बहुत तेज था, फिर इसकी संगत निगेटिव लोगों से हो जाती है,
और इसके अंदर कई बुरी आदतें डेवलप हो जाती हैं। हायर एजुकेशन होने के बाद भी ये कहीं स्थिर होकर नौकरी चाकरी नहीं कर पाता है, और देखते ही देखते ये पुअर्टी की लाइन के नीचे आ जाता है। परिवार का भरण पोषण तो करना है, नशे में है तो ठीक है, और जब नशे से बाहर निकले तो पता चला कि हमारा तो पूरा साम्राज्य खत्म हो, ये मैंने कर क्या लिया। फिर उसे लगता है कि नहीं, इस जीवन को तो जीने से अच्छा है मर जाना, फिर वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। एक और हम उदाहरण दे देते हैं, बहुत बड़े अधिकारी थे जिनको मैं जानता हूं, और उनके कई गलत संगत अनैतिक संगत हो गए, जिसके कारण परिवार में भी माहौल गलत बन गया। और इस तरह से देखा जाए कि बच्चे भी गलत रास्ते पर, पत्नी गलत रास्ते पर, खुद गलत रास्ते पर, और लास्ट में लगा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, फिर शराब पी पी कर मर गए। तो ऐसे हजारों उदाहरण हमारे समाज में है, और इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल इलाज है। तो एक तरह से हमने एक तरह से समझने की कोशिश की। अगला जो हम इसमें क्लास लाएंगे, अगले लेक्चर में हम लोग चीजों को और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करते हैं, राइट। युवाओं पर इसका क्या असर है? 50% मानसिक विकार 18 वर्ष की आयु से पहले ही शुरू हो जाते हैं। अब 18 वर्ष से पहले क्यों मानसिक विकार शुरू होते हैं? तो उसके पीछे है फैमिली प्रेशर। अब जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है, जैसे मान लीजिए ए बी ये पेरेंट्स हैं, अब इनको परेशानी है, ये बगल के अगल बगल सबको लड़कों को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण, हमारे पिताजी आते थे, फलाने का लड़का बिना कोचिंग का आईआईटी निकाल लिया, फलाने का लड़का आईआईएम निकाल लिया, फलाने का लड़का ये कर लिया, ढिमकाने का लड़का ये कर लिया, अब तुम भी ऐसा करो। अब ये अगले आदमी अपने को क्या कर रहा है, हीन समझ रहा है। तो जब ये व्यक्ति अपने आप को हीन समझेगा तो स्वाभाविक है कि ये डिप्रेशन में या मानसिक विकार का शिकार होगा। तो कई बार फैमिली की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन चाइल्ड से इतनी ज्यादा होती है कि मेरा बेटा एकदम मतलब पैदा होते ही कलेक्टर बन जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों को बीमार कर रहा है, और बीमार कर रहा है, उनको बहुत ज्यादा बीमार करने का काम कर रहा है। ठीक, लगभग आधे मानसिक स्वास्थ्य विकार 18 साल से पहले शुरू हो जाते हैं, यानी यह समस्या युवाओं और किशोरों के लिए गंभीर खतरा है। और इसके लिए भी हमारी फैमिली का इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट, हमारा सोशल इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों की कमी, स्वास्थ्य बजट का केवल 2% मानसिक स्वास्थ्य पर गवर्नमेंट खर्च करती है, और आज भी मेंटल उस पर हमारा फोकस नहीं है। एक और उदाहरण है कि हमारे देश में देखेंगे तो जैसे पुराने जमाने में जब शादी ब्याह राजाओं के होते थे तो स्वयंवर किया जाता था, और उस स्वयंवर में दो तरह की शर्तें होती थी। कुछ या तो प्रतियोगिता होता था, प्रतियोगिता के आधार पर यह तय होता था कि कौन वधु को पाने योग्य है, या वधु जिसके गले में माला पहना दे, दो ही शर्त थी। अब ये प्रतियोगिता उस समय था, उस समय तो शारीरिक फिजिकल होता था, लेकिन अब आजकल प्रतियोगिता क्या हो गया है, आजकल प्रतियोगिता हो गया है मेंटल। अब मेंटल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समाज में कितने योग्य हैं वो इस बात से डिपेंड करता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। और देयर आर 18% ऑफ इंडियन यूथ डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। यानी अपनी पूरी जवानी ये 38 37 साल 35 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी में क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। और जब आप गवर्नमेंट नौकरी पा लेते हैं, लाइफ आपका 40 45 से ऊपर हो जाता है, तब क्या होता है, तब आपकी सफलता को इस आधार पर मेजर किया जाता है कि आपके पास कितनी मनी है। फिर आपको पता चलता है कि भैया हम तो 40 साल जो बकैती किए उसका कोई मतलब नहीं है, सब एटलीस्ट फाइनल पैसा ही जब सब कुछ है। तो फिर आप एक नए विकार के शिकार हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि भैया लूटपाट करो, जल्दी जल्दी हम भी समाज में क्या हो जाए, देखो हम तो भैया सरकारी अफसर हैं, ये तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, वो फलाना ठेकेदार है, उसके पास अरबों प्रॉपर्टी है। अब आप क्या करते हैं, दफ्तर में चोरी करते हैं, चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़ाने का डर होता है, इसके लिए नेताओं की चाकरी करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से अपनी पूरी लाइफ की खुशी को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक, आगे हम बेन फ्रेन वेंगर का एक सिद्धांत आपको बताएंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत शानदार टॉपिक है। और ये 2 3 सीरीज हम इसका चलाएंगे ताकि स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, समझ लें। 15 से 29 वर्ष, आत्महत्या और परिणाम।
महिलाओं में मृत्यु का दूसरा कारण, पुरुषों में मृत्यु का तीसरा कारण। ये इसको हम एक तरह से देखने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो मानसिक अवसाद है ना, इसको सिंपल भाषा में समझिए कि इसमें हम इस लेवल तक डिप्रेस हो जाते हैं, इस लेवल तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब हमको लगता है कि अब सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई क्या है, विकल्प ही नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को आज मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, उसको गंभीरता से समझ लीजिए कि यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके अंदर पॉजिटिव विचार कम, निगेटिव विचार ज्यादा आ रहे हैं, या कोई भी इंसान हो, यदि उसके अंदर पॉजिटिव थिंक कम, निगेटिव थिंक ज्यादा आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो मानसिक विकार के क्या हैं, शिकार हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, निगेटिव थिंक से मतलब दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखकर डिप्रेशन में जाना, इधर उधर की अनावश्यक बातें करना, दूसरे को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, बात बात में हाईली एग्रेसिव हो जाना, ये सारे निगेटिव डिप्रेशन के क्या हैं, लक्षण हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे कि यदि निगेटिविटी आए तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक और बात आती है, जैसे मान लीजिए आप प्रतियोगी तैयारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम एसपी हो जाएंगे, तो जैसे ही एसपी बन जाएंगे हम, जो हमारे पटीदार हैं उनको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो ये भी नेगेटिविटी है। यदि आप मान लीजिए है, आपको लग रहा है कि अच्छा फलाने का बच्चा तैयारी करने जा रहा है, अच्छा ये नौकरी पा जाएंगे, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पा जाएंगे, चलिए इनके ऊपर फर्जी एफआईआर करा दीजिए, ये भी नेगेटिव मेंटल एबिलिटी के लक्षण है। तो इस तरह की चीजों को यदि आपके आसपास दिख रही हैं तो सतर्क हो जाने की जरूरत है और अपना चिकित्सीय कराने की, इलाज कराने की जरूरत है। युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुकी है। 15 से 29 वर्ष की महिलाओं में यह दूसरा और पुरुषों में तीसरा बड़ा कारण, यानी सुसाइड के जो भी रीजंस आ रहे हैं, है ना, तो उसमें देखा जाए जो मृत्यु हो रही है महिला और पुरुषों में, उसमें ये कह रहा है कि महिलाएं तो थोड़ा कम आत्महत्या करती हैं क्योंकि दिल की मजबूत होती हैं, पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि पुरुष बाहर से मजबूत देखते हैं, अंदर से बहुत होते हैं कमजोर। इसका एक रीजन आर्थिक बोझ को भी देख सकते हैं। जीडीपी पर असर 0.5% से 1%। परिवारों में भारतीय सामाजिक आर्थिक बोझ, हमने पहले क्लास में आपको अभी थोड़ी देर पहले ये इस बात को डिस्कस किया कि केवल एक उदाहरण हम विवाह का दे दें, राइट। तो एक विवाह के बाद दो फैमिली क्या होती हैं, सामूहिक रूप से कर्ज में जाती हैं, केवल लोगों को दिखावा के लिए, और उस कर्ज से निपटने में उनको कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। और इस तरीके से अगले 10 वर्ष तक वो परिवार आर्थिक बोझों से दबा हुआ है, प्रेशराइज है, और कई तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इससे एक ही सॉल्यूशन है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमें गहरे आर्थिक बोझ में जूझना पड़े। और विवाह के खर्चे को तो, यदि हम केवल विवाह के खर्च को खत्म कर दें तो हम 70% परिवारों को मानसिक समस्या से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उसकी बेटी 18 साल की हो गई। अब 18 साल से लेकर जब तक उसकी शादी 30 साल तक नहीं हो जाती है या 25 साल तक, पिता हमेशा डिप्रेशन में रहता है। हर दिन वो डिप्रेशन का सामना कर रहा है, हर रोज वो अलग अलग तरह की समस्याओं को फेस कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हमारा समाज है, हमारा समाज का स्ट्रक्चर है। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, समझदार ससुर। अब समझदार ससुर की स्टोरी में क्या था, स्टोरी में ये था कि ससुर को 25 लाख रुपया दहेज देना था, राइट। लड़के के पिता से वो मिलने जाते हैं, वो कहते हैं कि मान लीजिए हम आपको 25 लाख रुपया दहेज दे रहे हैं, तो 25 लाख में तो आपकी पूरी शादी होगी नहीं, कम से कम आपका भी 10 लाख रुपया शादी में लगेगा। तो टोटल कितना हुआ, 35 लाख रुपया। अब दोनों ससुर ने मिलकर एक प्रस्ताव बनाया कि ऐसा हम करते हैं कि लड़की लड़की के नाम से 25 लाख रुपया हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या 25 लाख की जमीन ले लेते हैं, और 10 लाख रुपया लगाकर हम कोई व्यवसाय कर देते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी अगले 15-20 साल में उनके पास करीब करीब 1 करोड़ की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो या तो समझदारी से ये कर लीजिए, या आप 25, 30, 40, 45 लाख उड़ा दीजिए, उड़ा के कर्ज में चले जाइए। तो फिर दोनों लोगों ने दूसरे प्रस्ताव को अमल किया, और दोनों लोग एक कोर्ट में जाते हैं, और खुशी पूर्वक दोनों परिवार ने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
और ये पैसा उनके पास स्थिर हो जाता है, ये पैसा उनके एसेट्स में तब्दील हो जाते हैं जो वो इधर उधर खर्च करते हैं। तो ये हमारी समझदारी होनी चाहिए कि हमें समाज में कैसे व्यवहार करने हैं। दूसरी चीज, हमारे सोसाइटी के अंदर स्किल पर गवर्नमेंट को फोकस करना है, ताकि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप हो जिससे हम अपनी आर्थिक जरूरतों को, सामान्य आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये था कि यदि भारत में महिलाएं वर्क से जोड़ दी जाएं तो भारत की जीडीपी अगले 2 साल में डबल किया जा सकता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये ऐसे पॉसिबल है कि यदि महिलाओं को हम स्किल डेवलप कर दें और उनको स्थानीय स्तर पर ही काम से जोड़ दें तो देश का उत्पादन डबल हो जाएगा, और उत्पादन डबल होने का मतलब रोजगार भी सृजन होगा, उत्पादन डबल होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाएं जो परिवार की जो समस्याओं से जूझ रही हैं उससे वो बाहर निकल जाएंगी, वर्कफोर्स से जुड़ जाएंगी, तनाव कम होगा, और एक तरह से देखा जाए तो देश के अंदर खुशहाली आएगी। तो इस तरह की बातों को भी हमें समझना है कि मानसिक विकास सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, परिवार, देश और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालते हैं। और कई देशों में यह वो जीडीपी का 1% तक ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जो पहल की गई है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे भारत सरकार टेली मानस चलाती है, मनोदर्पण प्रोग्राम है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार का है। तो भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, जिसमें टेलीमानस, मनोदर्पण और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो पारो डिक्लेरेशन, जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवा, डब्ल्यूएचओ मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम आदि लॉन्च किए गए हैं। तो वैश्विक स्तर पर भी मानसिक बीमारियों से या मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, इसको व्यवहारिक स्तर पर हमें लाने की आवश्यकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को हमें प्राथमिकता देना है, इन्वेस्टमेंट और अवेयरनेस को बढ़ावा देना है। युवाओं और महिलाओं पर हम विशेष फोकस करेंगे। महिलाओं पर इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि यदि एक मदर तनावग्रस्त होगी तो स्वाभाविक है कि उससे जितने लोग जुड़े होंगे वो सब तनावग्रस्त हो जाएंगे। उसके सबसे पहले बच्चे तनावग्रस्त होंगे, उसका पति तनावग्रस्त होगा, और जो उसको तनाव दे रहे हैं वो भी बाद में आगे जाकर क्या हो जाएंगे, स्वयं में तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो यदि एक महिला स्वस्थ है तो उसकी फैमिली, बच्चे, पति, परिवार सब स्वस्थ, मानसिक रूप से क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गवर्नमेंट को महिलाओं पर फोकस करने की आवश्यकता है, युवाओं पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि देश के युवा ही 80%, 90% युवा मानसिक बीमारी के शिकार होंगे और इनके अंदर नशा और आत्महत्या आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आएंगी तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। तो स्कूल स्तर पर ही हमें ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जहां 18 वर्ष से कम युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके, न सिर्फ मेंटल हेल्थ का परीक्षण हो सके बल्कि उनको जो मानसिक समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए उचित साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये बात स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य अब उतना ही जागरूक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। और आप भी भारत जैसे देश में देखेंगे तो मेंटल हेल्थ पर लोगों का स्पेशली कोई फोकस नहीं होता है। इसमें निवेश और अवेयरनेस की आवश्यकता है, सामाजिक समर्थन अनिवार्य है, ये सारे मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स होते हैं। तो आप सभी क्लास में बने रहें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मानसिक स्वास्थ्य के सेशन 2 में जब हम आएंगे तो हम बताएंगे कौन कौन सी मानसिक बीमारियां होती हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और उससे यूथ को कैसे निपटारा पा सकते हैं। अब एक बात आखिरी में जाते जाते मैं कह दूंगा कि यदि आपके अंदर निगेटिव एक्टिविटी है और आप भी लगता है जो बातें हमने की किसी न किसी मानसिक विकार के शिकार हैं, मानसिक विकार के शिकार के कुछ लक्षण हम बता दे रहे हैं: झूठ बोलने की प्रवृत्ति, दूसरे की निंदा करने की प्रवृत्ति, बात बात में गुस्सा आने की प्रवृत्ति, आत्महत्या का विकार आने की प्रवृत्ति, नशा के लत को बढ़ना या नशा करने की इच्छा उत्पन्न होना, राइट, नींद न आना, है ना, चेहरे पर 12 बजे रहना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। और यदि ये लक्षण आपके अंदर हैं या आपके आसपास में किसी भी के अंदर हैं, वो आपके माता पिता में भी लक्षण हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, पड़ोसी में, दोस्त में, खुद में, तो आप किसी न किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए। और साइकोलॉजी सीधे कहती है
कि जो भी 90% लगभग जो फिजिकल डिजीज होते हैं, जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसके पीछे भी आपका कारण क्या होता है? माइंड होता है। सिगमंड फ्राइड ने भी इस पर रिसर्च करके ये कहा है। एक बार उसने कुछ लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे थे जिन्हें एक खास प्रकार की बीमारी थी। अब जब बीमारी की जांच कर रहे थे तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी का लक्षण तो दिखना चाहिए ना। अब पता चला कि शरीर में बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं है, फिर भी आदमी बीमार है। तब ये उस मामले को जांच करते हुए आगे बढ़े और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पीछे जो हमारा जिम्मेदार चीज है वो हमारा है माइंड। और इसके पीछे यदि मस्तिष्क के कारण ही आप 90% शारीरिक बीमारियां होती हैं। यानी इफ यू थिंक यू कैन डू इट यू विल बी डू इट, ये सुने होंगे, इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट यू विल नेवर डू इट। यानी तुम जो सोचते हो वैसा ही घटना घटता है। तो सकारात्मक सोचोगे सकारात्मक जीवन में घटनाएं घटेगी, नकारात्मक सोचोगे नकारात्मक घटनाएं घटेंगी। अब मस्तिष्क में निगेटिविटी ज्यादा डेवलप हो रही है तो उसके पीछे क्या जिम्मेदार है? मानसिक विकार। इसको जानना है, समझना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है, और फिर आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मानसिक रूप से बेहतर जीवन के लिए या स्वास्थ्य के लिए आप योगा करिए। योगा आपके दैनिक जीवन में बदलाव के लिए बेहद जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।